ओके स्टूडेंट, देखो 12th क्लास केमिस्ट्री में हम करने जा रहे हैं अपनी यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक हमने स्टडी कर लिए हैं और अपने पिछले वीडियो में हमने स्टडी किया था नर्नस इक्वेशन। नर्नस इक्वेशंस को अगर सिंपल वे में हम राइट करें, जनरली अगर ये मान के चले हम अपनी डैनियल इक्वेशंस की फॉर्म में या जनरली एनोड कैथोड की फॉर्म में अगर हम राइट करें, दैट मीन्स कि आपका अगर हम डैनियल सेल की ही बात करें, दैट चेंज इनटू कॉपर सॉलिड एंड Zn एक्वस आयन। इस केस में देखो यहाँ अपना जिंक है, वो तो किसका काम कर रहा है, हमने कंसंट्रेशन को डिनोट करना है। ये एनोड की कंसंट्रेशन को इंडिकेट कर रहा है और ये किसको इंडिकेट कर रहा है, कैथोड की कंसंट्रेशन को। और इसी फॉर्म में हमने नर्नस इक्वेशन राइट की थी। अगर हम इसी फॉर्म में राइट करें, हमने ई सेल को फाइंड आउट किया था, ई स्टैंडर्ड सेल -0.0591 अपॉन एन। एन क्या था, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं थ्रू द एक्सटर्नल वायर, यानी कितना इलेक्ट्रॉन जिंक लूज करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन कॉपर गेन कर रहा है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको इंडिकेट करता है, एन वैल्यू को। आगे हमने सोल्व किया था लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनोड। देखो जिस इलेक्ट्रोड्स को एनोड बन रहे हो उसके इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कितनी है, हम पुटअप करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। कंसंट्रेशन वर्ड को इंडिकेट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज कर देते हैं। जनरली अगर यहाँ तो देखो, यहाँ बैलेंस इक्वेशन में देखें 1 मेंशन कर रहा है आपका 1। अगर लेट यहाँ कोई भी इंटीजर होता तो हम उसको क्या कर देंगे, पावर में मेंशन कर देते हैं, है ना। ऐसे न्यूमेरिकल भी सोल्व आउट करके देखेंगे हम जनरली। ये हमने नर्नस इक्वेशन यहाँ तक सोल्व आउट कर ली है। आज इसी से हम नेक्स्ट वन सोल्व करके देखते हैं। देखो यानी आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कि नर्नस इक्वेशन से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, या सिंपली हम राइट करें रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। रिलेशंस बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट मीन Kc, किसके साथ देखना है, विद स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। या हम ये कहें कि नर्नस इक्वेशंस को यूज करके हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो हमने अभी स्टडी किया, ये हमारे पास नर्नस इक्वेशंस हम सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए भी, 2 इलेक्ट्रोड एनोड कैथोड के लिए भी अपने पिछले वीडियो में सीखा था हमने। यहाँ दोनों को यूज करके कोई एक गैल्वेनिक सेल की फॉर्म में राइट कर दिया हमने। अब इस नर्नस इक्वेशन से हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। या हमसे पूछ ले कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन है। तो देखो जैसे हमने अपने इक्विलिब्रियम यूनिट +1 में हमने स्टडी किया था ये, कि जब भी हम ये मान के चले कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उनका जो रेशियो है वो किसके बराबर है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर है। जैसे अगर हम यहाँ कंसीडर करें, हमने ये रिएक्शन कंसीडर की है डैनियल सेल एक्वस, और ये किस में चेंज हो रहा है, यहाँ इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाए कि जितने जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही वापस रिटर्न किसमें बदल गए हैं, जिंक सॉलिड में। अब जितने कॉपर +2 रिड्यूस होके क्या बना रहे हैं, कॉपर सॉलिड, उतने ही वापस क्या हो जाए, कॉपर आयन में चेंज हो जाए। ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशंस को
जब भी रिएक्शन मेंशन करनी है हमने बैकवर्ड फॉरवर्ड से इंडिकेट करते हैं, यानी जितने जिंक आयनाइज हो रहे हैं उतने ही आयन ऑफ जिंक रिड्यूस होके जिंक एटम बना रहे हैं, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम सेटअप। और जब इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है, हमने पढ़ा था कि किसी भी सॉलिड या प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन को यूनिटी मानते हैं, तो सिंपली लिख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इसी इक्वेशंस में हमने जनरल लर्नर्स इक्वेशन में क्या मेंशन कर लिया था कि देखो जिंक या एनोड का ही काम कर रहा है, कॉपर कैथोड का काम कर रहा है, तो सिंपल राइट कर दिया हमने एनोड की कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड की कंसंट्रेशन, क्योंकि अलग अलग रिएक्शन मिल सकती है। हमने जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस है उसमें बहुत सारी रिएक्शन बन सकती है, तो इस यहाँ जिंक और कॉपर की जगह हमने एनोड और कैथोड मेंशन कर दिया। ऐसे हम याद रखें कि अगर कंसंट्रेशन आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो हम राइट कर सकते हैं एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ प्रोडक्ट हम लर्नर्स इक्वेशन में किसको मान रहे हैं, लेट अपनी इक्वेशन ये फर्स्ट है, इस फर्स्ट इक्वेशन में हमने P की जगह किसको माना है, एनोड को, R की जगह किसको माना है, कैथोड को। यानी ये मान के चले हम P किसके बराबर है, एनोड की कंसंट्रेशन को इंडिकेट कर रहा है, R किसको इंडिकेट कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। दैट मीन्स जो अपनी फर्स्ट इक्वेशन है, ये इक्वेशंस क्या बन सकती है, देखो यहाँ पे हम ये भी राइट अप कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड ये किसके बराबर है, Kc के बराबर है। अब ये टर्म्स हमें मिल गया। अब इक्विलिब्रियम कंडीशंस में फर्स्ट वन आपने ये राइट अप कर लिया, सेकंड अगर इक्विलिब्रियम है देन E सेल बिकम इक्वल टू 0, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो एक्सटर्नल वायर के थ्रू नो करंट इज फ्लो, तो E सेल क्या हो जाएगी 0, क्योंकि जितना फॉरवर्ड जा रहा है उतना बैकवर्ड, तो नेट फ्लो क्या हो गया 0, दैट मीन्स E सेल क्या होगी है 0। अब फर्स्ट इक्वेशन में अगर ये दोनों वैल्यू हम यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में पुट अप कर दें तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो ये तो हमने जनरली आपको समझाने के लिए राइट किया है, कोई भी रिएक्शन हम मेंशन कर सकते हैं। अब इस फॉर्म में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है इक्विलिब्रियम में, यहाँ अपना प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन एनोड की आती है, रिएक्टेंट में किसकी आती है कैथोड की। कई बार अगर आयनिक इक्वेशन में है तो दोनों भी हो सकते हैं, वहां कैंसिल नहीं करेंगे हम, लेकिन अब जनरल केस में लेके चल रहे हैं। अब Kc की वैल्यू और E सेल की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें फर्स्ट इक्वेशन में, यानी ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ Kc एंड E सेल इन इक्वेशन फर्स्ट वी ऑब्टेन, क्या मिला हमें, देखो इस पूरी टर्म की जगह Kc पुट कर देते हैं, E सेल की जगह 0, तो अपने पास क्या आ गई है 0 इक्वल टू E स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log Kc। इस पूरी टर्म के साथ कैथोड कंसंट्रेशन अपॉन एनोड कंसंट्रेशन की जगह क्या पुट कर दिया हमने Kc, क्योंकि हमने निकालना भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ स्टैंडर्ड का रिलेशन। इस टर्म को इधर ले आते हैं, देखो अपने पास क्या हो गया E स्टैंडर्ड सेल, ये किसका हो जाएगा प्लस का 0.0591 अपॉन n log Kc। अब ये जो इक्वेशन बन गई है ये हमें क्या देगी, रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ देखो E डॉट सेल क्या है आपका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, Kc क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, n क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ड्यूरिंग ए गैल्वेनिक सेल रिएक्शंस। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे बनता है, देखो छोटा सा न्यूमेरिकल लेके देखते हैं। आपने सिंपली नन्नस इक्वेशन पढ़ ली थी हमने, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है,
वहां हमने Kc की वैल्यू पुट कर देती है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में ई सेल क्या हो जाता है 0, तो उसी को मॉडिफाई करके वैल्यू पुट करके अपने पास इक्वेशन आ गई है। ये इक्वेशन हमने ध्यान रखनी है। अब इसी के ऊपर देखो न्यूमेरिकल बन जाता है एग्जाम में, न्यूमेरिकल सोल्व करके देखते हैं। देखो हमें कोई भी रिएक्शंस प्रोवाइड होगी, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हमें गिवन हो सकती है, इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल दे दें और उससे हमें कैलकुलेट करना पड़े। जैसे क्वेश्चन हमें मिला है, कोई भी रिएक्शन दे दे, उसके लिए कहें फाइंड आउट वैल्यू ऑफ log Kc फॉर गिवन रिएक्शन, या कहें कि फॉर गिवन गैल्वेनिक रिएक्शंस, क्योंकि केमिकली जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हो रही हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है उसको गैल्वेनिक सेल बोल देते हैं। तो हमें गिवन सेल के रिएक्शंस के लिए log Kc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है? log Kc। हमें इक्वेशन प्रोवाइड है, कैडमियम +2 आयन एक्वस वन रिएक्ट विथ, या कहें कि वन कनेक्ट कर दिया बीकर में किसके साथ, जिंक सॉलिड, तो आपकी जिंक मोर रिएक्टिव देन कैडमियम, तो क्या हो जाएगा अभी जिंक चेंज इनटू जिंक सॉलिड एक्वस प्लस क्या हो जाएगा कैडमियम सॉलिड। अब इसके साथ हमें क्या प्रोवाइड है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है। यहाँ में दे रखा है कि व्हेन कैडमियम +2 चेंज इनटू कैडमियम, और यहाँ स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमें गिवन है -0.403 वोल्ट, और इसी के साथ हमें गिवन है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर जिंक इलेक्ट्रोड, और ये वैल्यू हमें प्रोवाइड की है -0.763 वोल्ट। हमने फाइंड आउट क्या करना है, log Kc की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन में वैल्यू पुट करके क्या कर सकते हैं, लेकिन एक हमने क्या करना है, देखो ई स्टैंडर्ड सेल कैलकुलेट करेंगे हम कैथोड एनोड को माइनस करके, और इसी से हमें एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एन क्या है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे। इसको सोल्व करने के लिए देखो यहाँ कैडमियम आयन से कैडमियम में चेंज हो रहा है, +2 चार्ज से किस में जा रहा है, 0 में। दैट मीन्स सबसे पहले आप देखेंगे कि कैडमियम +2 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तभी ये रिड्यूस होके किस में हो गया, कैडमियम में। अब ये कैडमियम क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, दैट मीन किसकी तरह काम कर रहा है, ये कैथोड की तरह। अब इसी केस में हमें दे रखा है कि जिंक सॉलिड चेंज इनटू Zn+2 आयन, जब 0 से +2 में जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज, और जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ये किसका काम करेगा, एनोड का काम करेगा। तो हमारे पास कैथोड और एनोड भी मिल गए हमें। अब नेक्स्ट वन हमें एन की वैल्यू निकालनी है। एन क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन। देखो अगर हम देखें एन क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, लूज और गेन हो रहे हैं। यहाँ देखो इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, दैट मीन्स अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके लूज एंड गेन हो रहे हैं, हमें कैथोड एनोड मिल गया है, इसके साथ एन की वैल्यू कितनी मिल गई है, 2। अब फॉर्मूले में पुटअप करने के लिए हमें ई स्टैंडर्ड पोटेंशियल भी निकालनी है। देखो हमें फर्स्ट वन डाटा मिल गया है, सेकंड मिल गया एन की वैल्यू, थर्ड वन निकालना है। यानी ई स्टैंडर्ड सेल किसके बराबर होती है, ई स्टैंडर्ड कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड एनोड। कैथोड अपना ये कैडमियम की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, कितनी दे रखी है हमें, -0.03 वोल्ट। एनोड की वैल्यू कितनी है, -0.763 वोल्ट। इसको अगर सोल्व आउट करें तो अपने पास वैल्यू कितनी आ गई है, देखो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस की वैल्यू बड़ी है, ये माइनस की, तो अपने पास एट लास्ट कितना आ गया है, 0.36 वोल्ट। क्या आ गई हमारे पास, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और एन की वैल्यू। अब फॉर्मूले में इजीली पुटअप कर सकते हैं। अब देखो फॉर्मूले में पुट करेंगे, हमें log Kc की वैल्यू चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंज करके अपने पास log Kc की वैल्यू निकालनी है हमने, तो
तो क्या वैल्यू हो जाएगी, देखो n की वैल्यू 2 है, इसके मल्टीप्लाई में आ गया, 0.05 किस में चला जाएगा, डिवाइड में, यानी log Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इंटू ई स्टैंडर्ड सेल अपॉन 0.0591। रीअरेंज कर दिया इसी को, में log Kc की वैल्यू निकालनी है हमने, n मल्टीप्लाई में कांस्टेंट टर्म नीचे ले आए हम, और इसी को सोल्व आउट करें अगर हम, तो अपने पास क्या हो जाएगा आंसर, देखो यहाँ पुट कर देते हैं, n की वैल्यू 2 पुट कर दी हमने, ई स्टैंडर्ड अपने पास कितना आ गया 0.36 वोल्ट, और ये कांस्टेंट जो आपका वर्ड है जो संख्या यूं की यूं। अब इसको अगर सोल्व आउट करेंगे हम तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी 12 और पूरा अगर सोल्व करें तो 12.20 यानी 20, ये हमारे पास क्या आ गई है log Kc की वैल्यू। तो इसी फॉर्म में हम सोल्व आउट कर देते हैं। कई बार अगर हमसे Kc की वैल्यू पूछ ले तो हम log को सोल्व करने के लिए क्या लेंगे, इसका एंटी लॉग्स। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, टेबल देखनी पड़ती है, या हमें एंटी लॉग की वैल्यू गिवन मिलेगी या हम यहीं तक अपना आंसर छोड़ देंगे। अगर Kc की वैल्यू पूछी है या ट्यूशन में log Kc की पूछी है तो हम यहीं तक आंसर छोड़ेंगे, और log Kc की बजाय Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ ले हमसे तो log को इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा एंटी लॉग्स, और जो वैल्यू है उसको ब्रैकेट में साथ में मेंशन कर देंगे। ओके, देखो नेक्स्ट वन देखते हैं हम। ये तो हमने क्या किया, स्टैंडर्ड पोटेंशियल के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या रिलेशन है। अब हमसे कहे कि किसी भी गैल्वेनिक सेल से गिब्स एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे। जैसे हमने गिब्स एनर्जी अगर थर्मोडायनेमिकली देखें तो जनरली गिब्स एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम, या कहें कि यूजफुल वर्क डन कितना हुआ ड्यूरिंग ए प्रोसेस, किसी प्रोसेस के दौरान हमने यूजफुल वर्क डन कितना किया, दैट इज गिब्स एनर्जी। और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में करते हैं तो क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। तो सेकंड वन देखो हम सोल्व आउट करते हैं। अगर हम कहें कि गिब्स एनर्जी क्या है, गिब्स एनर्जी क्या है, यूजफुल वर्क डन। और सिंपली अगर गैल्वेनिक सेल की बात करें, जैसे हमने अभी सोल्व आउट करना है, जैसे नर्नस इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन हमने फाइंड आउट किया, इसी तरह से फाइंड आउट कर रहे हैं कि गिब्स एनर्जी गैल्वेनिक सेल रिएक्शन से कैसे फाइंड आउट करें। यानी गिब्स एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन, किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन से हम गिब्स एनर्जी कैसे फाइंड आउट करें। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन मींस गैल्वेनिक सेल रिएक्शंस। देखो हमें पता है कि गिब्स एनर्जी क्या है, यूजफुल वर्क डन है, यूजफुल वर्क डन, और हमें ये केमिकल रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस है उससे फाइंड आउट करना है। तो हम फाइंड आउट करते हैं, देखो अगर वर्क डन हमने फाइंड आउट करना है तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन के लूज और गेन करने से यूजफुल वर्क डन कर दिया हमने। तो सिंपली आपने इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट याद कर लेते हैं, बाकी डायरेक्ट हमें मैथमेटिकली फॉर्मूला याद रखना है, फिर भी कहाँ से आ गया ये थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं। तो हम राइट करेंगे, जब भी कोई भी रिएक्शन कैरीड आउट हो रही है उस रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन पर सेकेंड, कि कितना इलेक्ट्रिकल वर्क आपने पर सेकेंड में कैरीड आउट किया, यानी 1 सेकेंड के अंदर कितना लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, वो किसके बराबर हो जाता है आपका, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अगर लूज और गेन होगा तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट होगी चार्ज डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से। तो ऐसे यूजफुल वर्क आपने किसी इलेक्ट्रिकल रिएक्शंस के दौरान कैरीड आउट करना है तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन पर सेकेंड किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, और उसको मल्टीप्लाई कर दें टोटल चार्ज ट्रांसफर कितना हुआ है, यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज
ट्रांसफर, इस रिएक्शन के अंदर कितना टोटल चार्ज ट्रांसफर हुआ है, और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो हमने पोटेंशियल कैलकुलेट किया उसी की फॉर्म में। अब ये अगर हम देखें यहाँ पे, हमने तो गिब्स एनर्जी निकालनी है, मैक्सिमम वर्क होता है, कितना यूजफुल वर्क किया हमने। तो अगर हम यहाँ अभी सोल्व आउट करें फॉर मैक्सिमम वर्क डन, और वर्क डन ही क्या होता है, गिब्स एनर्जी, और हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन या गैल्वेनिक रिएक्शंस के लिए। तो हम मैक्सिमम वर्क डन कब कह सकते हैं कि रिएक्शन रिवर्सिबल ही हो जाए, जितना प्रोडक्ट बने, यानी रिएक्शन टेक प्लेस इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शंस। तो अपना क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मैक्सिमम वर्क। तो लिखें फॉर मैक्सिमम वर्क डन फ्रॉम, किससे कैलकुलेट कर रहे हैं हम, गैल्वेनिक। गैल्वेनिक मींस एनी केमिकल स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जो कैरीड आउट हो रही है कंटेनर में, उसी से कहें कि मैक्सिमम वर्क डन फ्रॉम गैल्वेनिक सेल्स। कब पॉसिबल होगा, जब रिवर्सिबली चार्ज ट्रांसफर हो, यानी जो आपकी एनोड इलेक्ट्रोड है उससे कैथोड की तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ। तो कब पॉसिबल है, देन चार्ज ट्रांसफर इज रिवर्सिबली, रिएक्टेंट प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, या एनोड से कैथोड या कैथोड से एनोड, यानी चार्ज ट्रांसफर इज रिवर्सिबली। अगर रिवर्सिबली चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, यानी मैक्सिमम वर्क डन कब पॉसिबल होगा, जब चार्ज जो ट्रांसफर कर रहे हैं चार्ज को वो कैसा हो, रिवर्सिबल हो। इसलिए रिवर्सिबल वर्क डन क्या राइट अप कर सकते हैं हम, देखो अगर रिवर्सिबल वर्क डन देखें हम, तो रिवर्सिबल वर्क डन किसके बराबर है, डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी। किसके बराबर होता है, रिवर्सिबल वर्क डन डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी। ये हमने ध्यान रखना है। अभी देखो रिवर्सिबल वर्क डन निकाल लिया, और रिवर्सिबल वर्क डन किसके बराबर होता है, डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी। डिक्रीज को किससे इंडिकेट करते हैं, नेगेटिव साइन से। अगर ये डाटा हमें मिल गए रिवर्सिबल वर्क डन के लिए, अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे अभी, यानी रिवर्सिबल वर्क डन आ गया हमारे पास, और वो वर्क डन किसके बराबर है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इनटू टोटल चार्ज। और रिवर्सिबल वर्क डन ही किसके बराबर है, डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी। डिक्रीज के लिए हम साइन नेगेटिव यूज कर लेंगे, और इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव। दैट मीन्स अपने पास एक फॉर्मूला आ जाएगा कि रिवर्सिबल वर्क डन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इनटू चार्ज ट्रांसफर के बराबर है। अगर हम मान लें लेट अपना जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ई है, और टोटल चार्ज ट्रांसफर जो अपने पास है, टोटल चार्ज ट्रांसफर कितना हुआ, NF यानी N मोल, और 1 मोल चार्ज का वैल्यू कितनी होती है, फैराडे। और अगर N मोल हो रहे हैं तो हमने NF लिख दिया, और इन दोनों का प्रोडक्ट अगर यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो रिवर्सिबल वर्क डन के बराबर, और वर्क डन किसके बराबर है, डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी। तो अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो इसकी जगह तो हम डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी की जगह पुट कर दें डेल्टा जी, रिएक्शन के लिए तो स्मॉल r, किसके बराबर है, रिवर्सिबल वर्क डन। और इलेक्ट्रिकल वर्क डन किसके बराबर है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज। हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल E है, और चार्ज ट्रांसफर कितना है, टोटल NF। तो अपने पास क्या वैल्यू हो जाएगी, E इंटू NF। माइनस साइन को हम ऐसे भी चेंज करके राइट अप कर सकते हैं, यानी अपने पास एक इक्वेशन मिल गई है डेल्टा जी, यानी गिव्स एनर्जी फॉर ए रिएक्शंस इक्वल टू नेगेटिव NF ई सेल, यानी किसी भी सेल के लिए, रिएक्शंस के लिए हमारे पास पोटेंशियल है। और अगर कोई भी सेल यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंसीडर कर रहे हैं, तो हमारे पास यही इक्वेशन मॉडिफाई होके क्या बन जाएगी, देखो एक अपने पास फॉर्मूला आ गया, ये
चेंज इन गिव्स एनर्जी फॉर ए रिएक्शन किसके बराबर है, नेगेटिव NF सेल्स। और अगर इसी से ये हमने जो रिलेशन कैलकुलेट किया है अभी यहाँ, ये कहें इफ रिएक्शन carried out at unit concentration of electrolyte, जो भी हम एनोड कैथोड जिस इलेक्ट्रोलाइट में प्लेस किया अगर यूनिट कंसंट्रेशन है तो आपकी क्या हो जाएगी, जो चेंज इन गिव्स एनर्जी थी वो कहेंगे स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, NF स्टैंडर्ड ई सेल। तो ये अपने पास स्टैंडर्ड कंडीशन में गिव्स एनर्जी यानी यूजफुल वर्क डन निकाल सकते हैं किसी भी गैल्वेनिक सेल रिएक्शन से या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल और करके देखते हैं अपने पास। स्टैंडर्ड की टर्म में अगर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, कई बार हो सकता है कि हमें आयन की कंसंट्रेशन दे रखी हो तो किसी भी गिवन कंडीशन में ई सेल की वैल्यू निकाल के हम चेंज इन गिव्स एनर्जी या यूजफुल वर्क डन निकाल सकते हैं। छोटा सा न्यूमेरिकल करके देखते हैं हम। देखो इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाएगा हमसे, देखो हमें कहे कि फाइंड आउट वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालो, या हमें कहे कि फाइंड आउट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, तो हमें इजीली कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया, मान लो लेट अभी फाइंड आउट वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज फॉर ए डेनियल सेल। देखो हमें पता है कि डेनियल सेल कौन सी है कि वह जिंक सॉलिड कॉपर +2 चेंज इनटू Zn+2 आयन अलोंग विद कॉपर सॉलिड। यहाँ हमें इसने गिवन दे रखी है कि ई स्टैंडर्ड फॉर किसके लिए दे रखी है, डेनियल सेल के लिए 1.1 वोल्ट। अब इस रिएक्शन से हमें क्या मिलेगा, N की वैल्यू क्या मिलेगा हमें, N की वैल्यू। जैसे अभी फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया है कि स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी क्या है, -NF ई स्टैंडर्ड सेल। अब ई स्टैंडर्ड सेल की वैल्यू हमें गिवन है तो हम इजीली सोल्व आउट कर सकते हैं। सिर्फ इस फॉर्मूले से हमने फाइंड आउट करना है N की वैल्यू। अगर बिल्कुल आसान तरीके से हम देखें, हमें किसी रिएक्शंस में कैटायन के ऊपर चार्ज दिखाई देता है कि कॉपर के ऊपर भी प्लस है, जिंक के ऊपर भी प्लस है, दैट मीन्स 2 ही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, 2 ही गेन कर रहे हैं। अगर सेम चार्ज है तो हम वही N की वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। यानी यहाँ अगर हम देखें जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, अगर Zn+2 में जा रहा है तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, और ये +2 से अगर सॉलिड में जा रहा है तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। यानी कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ यहाँ पे, 2 का। तो हमारे पास N की वैल्यू आ गई। अब स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी इक्वल टू -NF ई स्टैंडर्ड सेल। यहाँ हमारे पास F क्या है, फैराडे कांस्टेंट है, दैट इज इक्वल टू चार्ज इक्वल टू 96,500 कूलम। यानी इट इज द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम सिंपल वैल्यू याद रख लेते हैं कि 1 फैराडे किसके बराबर है, 96,500 कूलम्स के बराबर। N की वैल्यू हमारे पास F की ई सेल स्टैंडर्ड गिवन है तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो हम N की वैल्यू हमने पुट कर दी 2, फैराडे की 96,500 और ई स्टैंडर्ड यहाँ गिवन है 1.1। और इसी को अगर सोल्व आउट करें तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी, अभी मल्टीप्लाई करके राइट अप करें। देखो नेगेटिव साइन मीन्स क्या इंडिकेट कर रहा है, कितना डिक्रीज हो गया है। तो अपने पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्स 10 जूल पर मोल। ये क्या आ गई है अपनी स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी।
यहाँ नेगेटिव साइन किसको इंडिकेट कर रहा है, कितना डिक्रीज हो गया, क्या इंडिकेट कर रहा है, कितना डिक्रीज हो गया। तो अगर हम n की वैल्यू फाइंड आउट करनी आ गई हमें, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या तो गिवन होगी, नहीं अब पिछले न्यूमेरिकल्स में हमने किया था कैथोड माइनस एनोड करके कैलकुलेट कर सकते हैं। फैराडे की वैल्यू याद रखनी है हमें 96500 कूलम्स, वैल्यू पुटअप करेंगे तो इजीली हम सोल्व आउट कर सकते हैं। एक और पूछ लेते हैं हमसे कि अगर आपने गिब्स एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी निकालना सीख लिया है, अब गिब्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ क्या रिलेशन है वो देखते। देखो अगर हम राइट करें relation between Gibbs energy and equilibrium constant, relation between Gibbs energy and equilibrium constant, इनमें क्या रिलेशन है। देखो अगर हमें सेल पोटेंशियल के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन पता और गिब्स एनर्जी का किसके साथ पता है, सेल पोटेंशियल के साथ, तो हम गिब्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का भी रिलेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और अपने पास क्या रिलेशन हो जाएगा, देखो चेंज इन गिब्स एनर्जी फॉर ए रिएक्शंस क्या हो जाएगी, -2 या सिंपली लिखे हम RT नेचुरल लॉग ऑफ Kc, और नेचुरल लॉग की अगर वैल्यू पुट करें तो हो जाता है 2.303। ये नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करें तब वैल्यू पुट कर देते हैं RT, और ये क्या हो गया लॉग Kc। ये किसके बराबर है अभी, गिब्स एनर्जी के। और अगर ये रिएक्शन कैरीड आउट एट स्टैंडर्ड कंडीशंस तो क्या बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। तो हमारे पास स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी के लिए भी कंडीशन आ जाएगी, ये जनरल के लिए राइट अप करें, नेचुरल लॉग की वैल्यू पुट कर दें हम, तो इस फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं और इस फॉर्म में डिग्री लगा देते हैं अगर रिएक्शन कैरीड आउट एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। देखो इन सबको यूज करके एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं अभी हम। जैसे हमने अगर सिंपल वैल्यू दे रखी है तो हम n की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर गिवन किसी भी कंडीशन पे हमें कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको क्वेश्चन प्रोवाइड है अभी कि जनरल एक रिएक्शंस आपको दे दी है कि एल्यूमिनियम व्हेन रिएक्ट विद कॉपर +2 एक्वा साइन, जिसमें इसकी कंसंट्रेशन आपको गिवन है। देखो अब तक स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहे थे जहां आपकी इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन यूनिटी थी, लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट की कंडीशन किसी न्यूमेरिकल में गिवन है तो ई सेल नर्नस इक्वेशन को यूज करके कैलकुलेट करेंगे। देखो देखते हैं एक न्यूमेरिकल सोल्व करके। अभी एल्यूमिनियम सॉलिड से आ रहा है +3 में, कॉपर के ऊपर +2 चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड में आ जाएगा। यहाँ में एल्यूमिनियम की कंसंट्रेशन भी 0.01 मोलर दे रखी है। हमसे पूछ लिया जाए कि आप सेल पोटेंशियल निकालो या कहे कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालो। देखो दोनों डाटा हो सकते हैं। अगर हमसे पूछ ले या अगर क्वेश्चन में हमसे ई सेल पूछा जाएगा तो आपको ई स्टैंडर्ड सेल गिवन मिलेगा, और अगर ई स्टैंडर्ड आपसे पूछ लिया जाए तो ई सेल गिवन मिलेगा। लेट हमसे यहां पूछ लिया गया है फाइंड आउट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इफ वैल्यू ऑफ ई सेल इज गिवन 1.98 वोल्ट। देखो अब इसको सोल्व आउट करना है हमें, तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए आपके कंसंट्रेशन दे रखी है, दैट मीन्स एनी कंसंट्रेशन पे हमने क्या फाइंड आउट करना है, नर्नस इक्वेशन के लिए क्या फॉर्मूला था अपने पास, ये नर्नस इक्वेशन में हम पुट अप करते हैं। देखो ई सेल इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल -0.0591 अपॉन n एंड लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। और अगर बैलेंस इक्वेशन में कुछ भी इंटीजर है तो वो पावर में राइज करेंगे हम। अब अपने न्यूमेरिकल्स में देखते हैं, देखो क्या गिवन है हमें यहाँ न्यूमेरिकल्स में देखें ई सेल की वैल्यू गिवन है, ई स्टैंडर्ड निकालना है तो हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा एन की वैल्यू, फिर देखेंगे कि एनोड की तरह कौन काम कर रहा है, कैथोड की तरह कौन काम कर रहा है। अब इसमें देखें कि एल्यूमिनियम +3 में जा रहा है
तो इस केस में हाफ रिएक्शन राइट अप करेंगे हम। देखो अगर हाफ रिएक्शन फाइंड आउट करें, यहाँ एल्यूमिनियम है, वो एल्यूमिनियम +3 आयन में चेंज हो रहा है बाय लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन। और इसी केस में अगर हम कॉपर को चेक करें, कॉपर +2 में है और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो किस में आ गया है? कॉपर सॉलिड में। देखो कोई भी मेटल दे रखा हो, जितना प्लस में चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल में आएगा। अगर कोई न्यूट्रल में जितने चार्ज गेन कर रहा है उतने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज। अब पिछले न्यूमेरिकल में तो इक्वल चार्ज था, वही n की वैल्यू होगी, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतने ही इलेक्ट्रॉन कैथोड गेन भी करेगा। अब जो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, दैट मीन्स ये प्रोसेस कौन सा हो गया आपका? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किस पे कैरिड आउट होता है? एनोड पे। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? जहां रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड पे। एनोड कैथोड भी मिल गए हमें। अब आयन की कंसंट्रेशन गिवन है, लेकिन n की वैल्यू निकालनी है। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2। ऐसे इक्वेशन में हम जैसे इलेक्ट्रॉनिक टर्म में बैलेंस करना सीखा था, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली को 3 से। पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है हमने। इस इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे हम, तो देखो यहाँ कॉपर को भी हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितने हो गए हमारे? 6। यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 से, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। अब देखो जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए उतने इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? गेन। दैट मीन्स देखो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, तो हमें यहाँ मिल गया n की वैल्यू 6, यानी लूज और गेन कितना किया। इसके साथ जो हमने इक्वेशन में बैलेंसिंग की है, हमने ये आयन की कंसंट्रेशन यूज करनी है। अभी एनोड कैथोड भी मिल गया हमें। अब इस इक्वेशन में पुट करते हैं, देखो ई सेल की वैल्यू हमें गिवन है, पुट कर देते हैं 1.98 वोल्ट। ओके, ई स्टैंडर्ड हमने निकालना है, इसको यूं का यूं पुट अप कर देते हैं। ये हमें जो वैल्यू कांस्टेंट है ये यूं का यूं पुट कर देते हैं। एन की वैल्यू अभी फाइंड आउट करनी है, कितनी आ गई है? 6 एब लोगो। अब देखो कंसंट्रेशन ऑफ एनोड, एनोड की तरह काम कौन कर रहा है? एल्यूमिनियम आयन। एल्यूमिनियम आयन की कंसंट्रेशन हमें कितनी दे रखी है? 0.01। अब एल्यूमिनियम के आगे जितना इंटीजर है वही हमने यहाँ पावर में राइज अप करना है। यहाँ इंटीजर 2 है तो हम यहाँ पावर में 2 राइज करेंगे अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। कैथोड में आयन कौन सा है? कॉपर +2। कॉपर +2 की कंसंट्रेशन आपको कितनी दे रखी है? 0.01। अब कॉपर के आगे कितने मल्टीपल में इंटीजर आया है? 3। अब सोल्व आउट करेंगे। देखो हमें सिर्फ एक अननोन टर्म है, बाकी सारे सोल्व आउट कर लेते हैं। ये हमें फाइंड आउट करना है। इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा? ई स्टैंडर्ड सेल इक्वल टू 1.98 प्लस क्या हो जाएगा? ये 0.0591/6। अब देखो ये लॉग की वैल्यू हमारी, लॉग को सोल्व करने के लिए कुछ डाटा हम याद रखेंगे और ये डाटा अपने क्या हो जाएंगे? देखो जब आपका दे रखा है 0.01, इसको आप कैसे राइट कर सकते हो? 1/100। अब इसकी पावर में स्क्वायर है तो आप ये राइट करेंगे। अब इसी तरह से नीचे वाले को सोल्व करें अगर हम, और पावर में अगर इसको ऊपर लेके जाएं तो 10⁻⁻4 लिख सकते हैं। सेम अगर इसको सोल्व करें हम 0.01 की पावर 3 है तो आप इजीली राइट कर सकते हैं। देखो 3 बार अगर इसको राइट करके देखें आप तो ये अपनी वैल्यू कितनी आ गई है? 10⁻⁻6। तो इस पूरे को हम सोल्व आउट करके यहाँ राइट अप कर देते हैं, यानी ये अपने पास क्या रह गया? 10⁻⁻4 और -6। ये ऊपर जाएगा तो सिर्फ क्या रह गया? 10⁻²। सिंपल मैथ में हमें सबको पता है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारे पास वैल्यू बच गई है 10⁻²। अब इसी को सोल्व करने के लिए देखो पिछले वीडियो में कुछ लॉगरिथम मैथमेटिकल ऑपरेटर को सोल्व करना सीखा था हमें। देखो पहले हम लॉग को सेपरेटली ऐसे रफ वर्क में सोल्व कर ले, जैसे log 10⁻² सोल्व करना है हमने। जब भी log सोल्व करें पावर वाली संख्या आगे आ जाती है, यानी यहाँ 2 है तो क्या हो जाएगा? 2 log 10। हमने
याद रखना है कि log 10 की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ अगर इस पूरे टर्म को सोल्व आउट करें तो अपने पास मल्टीपल में कितना आ गया, यानी यहाँ इसको सोल्व आउट करें तो 2 आ गया आंसर। इस पूरे डाटा की जगह यहाँ सोल्व करके हम पुट कर दें तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 0.0591/6 इंटू 2। अब इसको प्लस और माइनस को आप इजीली सोल्व कर सकते हैं और इसको अगर सोल्व आउट करेंगे आप तो इस केस में हमारे पास ई स्टैंडर्ड सेल की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ई स्टैंडर्ड की। देखो अगर सोल्व करें आपका 3 हो गया, ये इसको 3 से आप डिवाइड करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 1.98 प्लस, इसको सोल्व कर लेते हैं पहले, कितना हो जाएगा 1 और ये कितने पे चला जाएगा अभी 9 पे 2 7 पे। अब इसको अगर सम अप करके लिखें तो अपने पास वैल्यू आ गई है 1.9997 वोल्ट और ये वैल्यू किसकी आ गई है, ई स्टैंडर्ड सेल। तो इस तरह से हम इजीली वैल्यू सोल्व आउट कर सकते हैं। देखो आपको कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स हम पीडीपी की फॉर्म में होमवर्क में सेंड करेंगे, आपने सोल्व आउट करना है और उनकी फोटो आपने अपने स्कूल व्हाट्सएप पे रिप्लाई करनी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।